सबसे पहले बात करते हैं ईरान पर अमेरिका के सीधे टारगेट। अमेरिका ने अपनी बमवर्षक ताकत दिखाई और ईरान के न्यूक्लियर ख्वाब जलकर राख हो गए हैं। रात के अंधेरे में अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु सेंटर्स पर तबाही का तांडव मचाया। वो साइट्स जहां ईरान गुपचुप तरीके से यूरेनियम समृद्ध कर रहा था, जहां एटम बम की तैयारी चल रही थी, वहां अब सिर्फ मलबा है। ईरान को यकीन था कि अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है, लेकिन जो हुआ उसने खामेनेई की हिम्मत तोड़ दी और दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। B2 की दहा, फोर्डो, नतांज, इस्फहान राख। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है? वक्त था रात के 4:30। जगह ईरान। टारगेट 3 थे: फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। और इन तीनों ठिकानों को उड़ाने के लिए अमेरिका ने आसमान में उड़ा दिए थे दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर्स B2। तड़के सुबह ईरान जब गहरी नींद में था तो अमेरिका के B2 बॉम्बर्स जाग चुके थे। अमेरिका ने अपने बमवर्षक विमान ईरान के लिए रवाना कर दिए थे। मिशन था ईरान के न्यूक्लियर सपने को राख में बदल देना। ईरान को शक तक नहीं हुआ, लेकिन B2 बॉम्बर्स तब तक हवा में थे जब तक उनके बंकर बस्टर बम ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की छाती में धंस नहीं गए। टारगेट क्लियर था, मिशन तय था और हमले का अंदाज ऐसा था कि दुनिया थम गई। 3 स्ट्राइक, एक मकसद, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त करना। ईरान को लगा था कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। उसे लगा ट्रंप सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं, लेकिन ये उसकी भूल थी और इसी भूल ने ईरान को सीधे आग में झोंक दिया। अमेरिका ने ईरान को पहला झटका दिया फोर्डो पर। बंकर बस्टर बमों ने सुरंगों में घुसकर पूरा प्लांट ध्वस्त कर दिया। दूसरा हमला नतांज पर, जिसे ईरान का परमाणु दिल माना जाता है। यूरेनियम के अड्डे में अब सिर्फ धुआं ही धुआं है। अमेरिका का तीसरा वार हुआ इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर, जहां रिसर्च होती थी, अब वहां पर राख उड़ रही है। B2 स्प्रिट बॉम्बर, दुनिया के सबसे एडवांस स्टील्थ हमलावर, ईरानी रडार को चकमा देता हुआ तीनों साइट्स तक पहुंचे। GPS गाइडेड मिसाइलें, बंकर बस्टर बम और हाइपरसोनिक वॉरहेड ने ईरान का एटमी सपना राख में बदल दिया। इन बॉम्बर्स ने हजारों किलोग्राम के खास बंकर बस्टर बम गिरा दिए। ईरान सोचता रहा कि ट्रंप सिर्फ डरा रहे हैं, लेकिन यह हमला सिर्फ जवाब नहीं था। यह ट्रंप का सीधा ऐलान था ईरान की एटमी ताकत को नेस्तनाबूद कर देने का। अमेरिका का B2 स्पिरिट दुनिया का सबसे खामोश, सबसे घातक बॉम्बर, जो रडार में नहीं आता, जो ध्वनि से तेज और अचूक है। इन बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु प्लान की रीढ़ तोड़ दी। फोर्डो का किला ढह गया। मीडिया रिपोर्ट्स कि यहां की सुरंगें मलबे में तब्दील हो गई। ऊर्जा तंत्र चकनाचूर हो गया। 90% प्लांट अब राख का ढेर है। नतांज, जहां यूरेनियम से भविष्य की जंग तैयार हो रही थी, रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पूरी फैसिलिटी तबाह हो चुकी है। न्यूक्लियर स्टॉक खत्म हो चुका है। इस्फहान, जहां ईरान एटमी रिसर्च कर रहा था, खबर है कि उसका 75% हिस्सा जमींदोज हो गया है। ट्रंप के B2 बॉम्बर ने ईरान में घुसकर जो तबाही मचाई, उससे अब खामनेई सकते में है। अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला किया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर डाला। ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका का मकसद क्या था, उसकी 4 सबसे बड़ी वजह जान लीजिए। पहला मकसद था ईरान को एटम बम बनाने से पहले ही रोकना। दूसरा मकसद था इजराइल की पीठ पर हाथ रखना। तीसरा मकसद था मिडिल ईस्ट में सैन्य वर्चस्व दिखाना। चौथा मकसद था चीन रूस को सख्त संदेश देना। जो लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ थ्योरी है, उन्हें अब जवाब मिल गया। ईरान इजराइल युद्ध अब ट्रायंगल बन चुका है। अमेरिका ने इसमें सीधी एंट्री ले ली है। हर घंटे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर मिनट दुनिया खतरे की ओर बढ़ रही है। तो महायुद्ध की कहानी शुरू हो चुकी है। किरदार तय है। अगला चैप्टर कब और कैसे लिखा जाएगा, वो अब सिर्फ ईरान के अगले कदम पर टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद अमेरिका को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ईरान को सख्त लहजे में आगाह किया। ईरान के लिए ट्रंप ने क्या क्या बड़ी बातें कही हैं, अब आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान को शांति कायम करनी चाहिए।
अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो और बड़े हमले किए जाएंगे। हमलों का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था। हमलों का मकसद दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना है। तो अमेरिका ने ईरान पर हमला करके मिडिल ईस्ट के साथ ही पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक के लिए दुनिया का सबसे जबरदस्त स्टील्थ फाइटर जेट B-2 बॉम्बर से नॉन एटॉमिक और दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 गिराया और ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने और कौन-कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया जिसका तोड़ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क के पास नहीं। ईरान पर अमेरिकी हमले की एक-एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नतांज, इस्फहान और फोर्डो, ईरान की इन तीनों न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने हमला करके तबाह कर दिया। अमेरिका ने अपने स्टील्थ फाइटर जेट B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए जो धरती के 200 फीट नीचे जाकर किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने फोर्डो में 12, नतांज में 2 बंकर बस्टर बम गिराए जबकि इस्फहान पर नेवी ने 30 टॉम हैक मिसाइल से अटैक करके पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया। अमेरिका ने इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए 5 से 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है जिसको कोई रडार पकड़ नहीं सकता। अमेरिका से उड़कर यह बॉम्बर दुनिया के किसी भी देश में तबाही मचा सकता है। अमेरिका ने ईरान पर जिन GBU बम को गिराया वो दुनिया के सबसे खतरनाक बम माने जाते हैं। इसकी मार से बचना नामुमकिन है। अमेरिका ने जो बम ईरान पर गिराए हैं उसमें GBU-57 बम का वजन 13,600 किलो है, लंबाई 20 फीट और इसमें करीब 2500 किलो विस्फोटक था। फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए अमेरिका ने 12 बम के जरिए करीब 30 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जबकि नतांज साइट को तबाह करने के लिए करीब 5000 किलो विस्फोटक गिराया। अमेरिका ने इन 3 साइट्स पर अटैक क्यों किया? हजारों किलो विस्फोटक इन्हीं तीनों जगहों पर क्यों बरसाने पड़े? क्या ईरान एटम बम बना चुका था? क्या अब ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बन चुका था? आइए जानते हैं। जिन 3 साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया वहां ईरान क्या क्या डेवलप कर चुका था। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, इस साइट पर कई एटम बम बनाने भर का यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम 235 की सफाई के लिए एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स, नतांज के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्योरिफिकेशन प्लांट है जो पहाड़ी में 200 फीट से ज्यादा नीचे मौजूद है। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, इस साइट पर यूरेनियम कन्वर्जन होता है। यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। यहाँ ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस है। इस्फहान में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी हैं। अमेरिका ने कहा था कि ईरान एटम बम बना चुका है, बस खामेनेई के आदेश का इंतजार है जो इन्हीं 3 साइट्स पर डेवलप किए जा रहे थे। अब अमेरिका ने अपने एक ही अटैक में खामेनेई का सपना तबाह कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि हमले के बाद रेडिएशन नहीं हुआ, आसपास के इलाके पर भी कोई खतरा नहीं है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया तो वहीं इजराइल ने भी ईरान के इस्फहान के साथ देशपुर हवाई अड्डे पर हमला किया। 8 लॉन्चर नष्ट किए गए जिनमें से 6 ऐसे थे जो इजराइल की ओर तुरंत लॉन्च होने के लिए तैयार थे। दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया जिसमें विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए सैन्य साइट भी शामिल है। इन हमलों के बाद ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की और अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल खैबर को इजरायली शहरों पर दाग दिया। खैबर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1500 किलो का विस्फोटक लेकर 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। ईरान के हमले से तेल अवीव की कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं जिससे लोगों को शेल्टर होम में छिपना पड़ा है। ईरान पर अटैक को लेकर विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका इजराइल जैसे आक्रामक देशों का साथ देकर एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर रहा है। ईरान अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने अमेरिका को एक गैर जिम्मेदाराना देश बताया जो किसी भी नियम का पालन नहीं करता। अमेरिकी हमलों के बाद इजराइल और ईरान का एक दूसरे पर हमला जारी है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो जीरो न्यूक्लियर की शर्तों को नहीं मानेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा, जबकि अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने शांति कायम नहीं की तो और बड़े हमले झेलने पड़ेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका ने ईरान की नतांज और फोर्डो साइट्स पर तो बंकर बस्टर बम गिराए, लेकिन इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी नेवी ने 30 टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया। अमेरिका की इस मिसाइल की क्या खासियत है? टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को क्यों सिंबल का एक्यूरेसी यानी सटीकता का प्रमाण भी कहा जाता है, और कैसे टॉमहॉक ने ईरान को तबाह कर दिया, यह हम आपको बताते हैं। दरअसल टॉमहॉक लंबी दूरी की सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक का मतलब होता है ऐसी मिसाइल जो आवाज की गति से थोड़ा धीमी चलती। टॉमहॉक की रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जो जीपीएस, टेरेन काउंटर मैचिंग, डिजिटल सीन मैचिंग, एरिया कोरिलेशन से भी लैस है, और जो इस मिसाइल को ज्यादा सटीक भी बनाते हैं। टॉमहॉक 450 यानी 450 किलो वॉर हेड ले जाने में सक्षम है, जो करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण स्टील्थ सभी मौसम में काम करती है। जहाज और सबमरीन से ही इसकी लॉन्चिंग की जा सकती है। ऐसी खतरनाक जब 30 मिसाइल किसी भी जगह पर गिरेंगी तो वहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। और इस्फहान में भी अमेरिकी हमले के बाद कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आईं, जिनको देखने के बाद ईरान अब बौखला गया है। और ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रद्द करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर बम बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन जिस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप सिचुएशन रूम में इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सिचुएशन रूम क्या है और वहां से कैसे लाइव ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है, देखिए इस पर यह रिपोर्ट। ईरान पर हमले की लाइव मॉनिटरिंग। सिचुएशन रूम से ऑपरेशन पर ट्रंप की नजर। अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला करके ये साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देगा। और यही वजह है कि इजराइल के ईरान पर हमलों के बीच रविवार सुबह अमेरिकी वायुसेना के P-2 बॉम्बर्स ने भी ईरान के तीनों अहम न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करके इन परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया है। जिस वक्त अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया, उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें व्हाइट हाउस की तरफ से जारी की गई हैं। अमेरिकी हमले के दौरान सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और बाकी कैबिनेट सदस्य भी वहां मौजूद हैं। व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम का क्या इतिहास है, ये आपको बताएं। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तकनीकी रूप से सबसे आधुनिक कमरे यानी कि सिचुएशन रूम से किसी ऑपरेशन को राष्ट्रपति ने देखा हो। इससे पहले 1 मई 2011 को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी सिचुएशन रूम से ओसामा बिन लादेन के खात्मे की कार्रवाई को लाइव देखा था और पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी थी। अब आपको सिचुएशन रूम का इतिहास बताते हैं। व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम को साल 1961 में बनाकर तैयार किया गया था। इसे तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने तैयार करवाया था। ये व्हाइट हाउस के पश्चिमी विंग में जमीन के नीचे बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और उनके सलाहकार करते हैं। राष्ट्रपति इस रूम में बैठकर अपनी सेना को निर्देश दे सकते हैं और इसी कमरे से कहीं भी 2400 घंटे नजर रखी जा सकती है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा में बे ऑफ पिग्स आक्रमण की विफलताओं के बाद सिचुएशन रूम को तैयार करवाया था और इसके पीछे कुछ अहम जानकारियों के समय पर ना पहुंचने की वजह थी। लिहाजा व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम की अहमियत क्या है, अब वो भी समझ लीजिए। सिचुएशन रूम सबसे आधुनिक संचार और सूचना के उपकरणों से लैस है। इस रूम में खुफिया जानकारी मुहैया कराने वाली टेक्नोलॉजी और हाईटेक संचार माध्यम मौजूद है। वहां से किसी भी ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकती है। इस रूम का इस्तेमाल खास तौर पर विदेशी धरती पर चल रहे ऑपरेशन के दौरान होता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर अमेरिकी हमले के दौरान पूरे ऑपरेशन को इसी सिचुएशन रूम से देखा और हमले के बाद बाहर आकर इसकी पूरी जानकारी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके साथ ही ईरान को इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमले की गलती की तो अमेरिका इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसकी जिम्मेदारी ईरानी शासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। जी न्यूज की टीम भी मौके पर मौजूद है। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी मौके पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि तेल अवीव में अभी क्या हालात हैं। फ्लैट के अंदर मौजूद हूँ मैं और यहाँ की तस्वीर देखिए जो तबाही हुई। तबाही की शुरुआत मैं यहाँ से आपको दिखाने की शुरू करता हूँ। देखिए ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि यहाँ पर ये दरवाज़ा टूट गया। टूटने के बाद अब नीचे अगर आप देखें तो नीचे ये कांच के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। कांच के ये तमाम छोटे छोटे टुकड़े ये गिरे हुए हैं और ये आवाज़ की वजह से हुआ। और ये देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे ग्लासेस हैं वो टूट चुके हैं। पूरा का पूरा ये पोर्शन दरवाजे का जो पोर्शन है वो टूट चुका है निश्चित नाबूद। और ये लिफ्ट की जो पोजीशन है वो भी देख लीजिए। वो दरवाजे लिफ्ट ग्लास अंदर जो कुछ भी है वो टूट चुके हैं। और उसके बाद चूँकि अब यहाँ से बाहर जाना ज़रूरी है और इसकी वजह से बाहर भी हम लोग निकल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस चूँकि यहाँ पे हैं और अंदर जाने की मनाही है। और मनाही के बाद से अब जो तस्वीरें देखेंगे अगर आप तो हर तरफ यहाँ पर टूटे हुए सामान, टूटे हुए बिखरे हुए सामान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कंस्ट्रक्शन जो खिड़कियों में कंस्ट्रक्शन के दौरान जो इस्तेमाल होते थे वो टूटे हुए सामान यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी चूँकि बिल्डिंग के अंदर में था और अब बाहर से उसी बिल्डिंग की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। बाहर अगर आप देखेंगे तो बाहर भी आपको ये निशान दिखाई देंगे। लिफ्ट के पास की तस्वीरें आपने देखी और उसके बाद अब ये बाहर की तस्वीरें देखिए। अंदर और बाहर तबाही हर तरफ यहाँ पर है। और जो अंदर लोग रहते हैं वो अब घरों से बाहर हैं। बाहर इसलिए ताकि किसी तरीके का कोई नुकसान, किसी तरह की कोई पैनिक की सिचुएशन ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए अब लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया गया है ताकि स्थिति यहाँ पर सामान्य बनी रहे। ये बाहर एक कैंपस का इलाका है और कैंपस में अगर आप देखें तो लोग यहाँ पर अपने सामान के साथ हैं। दूसरी तरफ एक रिलीफ टीम भी यहाँ पर बैठाई गई है कि अगर किसी भी को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो वो इस टीम से कांटेक्ट करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकता है। और आगे भी और बढ़ते चलेंगे और दिखाएंगे आपको। देखिए इस पूरे राउंड टेबल को देख लीजिए और समझ लीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से रिलीफ को लेकर, लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए थे। और उसके बाद अब जाकर पूरी तरीके से ऑन ग्राउंड उसको एग्जीक्यूट किया गया। पूरी दुनिया उस वक्त सकते में आ गई जब अमेरिका ने ईरान की 3 महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। और यही वो क्षण है जब यह माना जा रहा है कि परमाणु जंग की शुरुआत हो चुकी। अमेरिका का यह कदम अचानक था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति थी? क्या ईरान परमाणु बम बना चुका था? ये सवाल इसलिए क्योंकि आशंका थी कि कुछ साइट्स पर बम की असेंबली प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहता था और इसीलिए ट्रंप ने उसके एटमी ठिकानों पर वार कर दिया। अंधेरी रात में आसमान चीरते हुए अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर किलों पर हमला बोला। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान अब इतिहास बन चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है और क्या वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर दब चुका है? तो क्या न्यूक्लियर बटन दब चुका है? अमेरिका ने हमला कर दिया है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को बंकर बस्टर से उड़ाया जा चुका है। सवाल है ईरान का न्यूक्लियर बम बचा या खत्म? क्या अमेरिका ने वाकई ईरान का न्यूक्लियर प्लान खत्म कर दिया या असली हथियार पहले ही सीक्रेट लोकेशन में पहुंचाए जा चुके थे? क्या ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड है? क्या जवाब में परमाणु हमला होगा? अगर हमला हुआ तो टारगेट कौन होगा? ऐसे तमाम सवाल दुनिया के मन में कौंध रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका ने इतनी जल्दबाजी में ईरान पर हमला क्यों किया? तो इसका जवाब है ईरान का परमाणु प्लान, जो लगातार ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहा था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी लगते ही ट्रंप एक्शन मोड में आ गए थे। G7 समिट बीच में छोड़कर वो अमेरिका लौट आए थे। सूत्रों के मुताबिक उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम मौजूद है। इससे पहले कि ईरान न्यूक्लियर बम बना ले, अमेरिका ने पहले ही हमला कर दिया। ईरान पर अमेरिका की ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी, यानी दुश्मन के हमले से पहले ही दुश्मन को तबाह कर देना। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम था? इस पर ईरान का दावा है कि वो शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था, लेकिन अमेरिकी और इजरायली एजेंसियों के पास इनपुट था कि ईरान के पास 10 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम था। न्यूक्लियर रिसर्च ने हथियार तकनीक की सीमा पार कर ली थी और इसी इनपुट के आधार पर ट्रंप ने G7 समिट से लौटने के 4 दिन के भीतर ही ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया।
तो क्या ईरान के बम और न्यूक्लियर फैसिलिटी के सामान तबाह हो गए हैं या असली बम पहले ही सुरक्षित जगह ले जाए जा चुके थे? अब सवाल ये कि ईरान के खिलाफ अमेरिका क्यों मैदान में उतरा, तो इसका जवाब भी साफ है। इजराइल अकेले इस लेवल का ऑपरेशन नहीं कर सकता था। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स अंडरग्राउंड थी, जिनके लिए B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बम जरूरी थे। अब मूल सवाल कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ ईरान और इजराइल जंग जारी है। ऐसे में इजराइल की पीठ पर हाथ रखते हुए अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला बोल दिया है। वहीं रूस और चीन इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे हैं। यूक्रेन से पुतिन आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। चीन और ताइवान तनाव अलग है। अब ईरान पर अमेरिका का हमला इस पूरी चिंगारी को शोला बना सकता है और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर सकता है। अब सबसे अहम सवाल, ईरान का अगला कदम क्या होगा? अमेरिका के सीधे दखल के बाद ईरान अब 3 मोर्चों पर जवाब देने की सोच सकता है। पहला सीधा जवाब, जैसे इजराइल पर अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। अमेरिकी बेस पर भी काउंटर अटैक की सोच सकता है। दूसरा प्रॉक्सी जवाब, अमेरिका के दुश्मनों को एक्टिव कर सकता है, इराकी ग्रुप्स को मोर्चे पर भेज सकता है। और तीसरा जवाब, अगर वाकई ईरान ने एटम बम बचा लिया था तो खतरा और बड़ा है। अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रही। अमेरिका के सीधे शामिल होते ही हालात बदल चुके हैं। ट्रंप ने न्यूक्लियर ट्रिगर दबा दिया है और दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने से रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु केंद्रों पर हमला किया उसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है, जो ईरान के परमाणु केंद्रों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहाड़ की गहराइयों में इन ठिकानों को बनाया गया, जहां अमेरिका ने बम बरसाकर उन्हें तबाह करने का दावा किया। हालांकि ये भी खबर है कि इस हमले से पहले ही ईरान ने इन ठिकानों से यूरेनियम को निकालकर प्लांट खाली कर दिए थे। पिछले 10 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है, उसमें अमेरिका की एंट्री की वजह भी ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना है। इजराइल कभी नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में ईरान परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता। और यही वजह रही कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 13 जून को अटैक कर दिया। इजराइल के ईरान पर हमले जारी थे, लेकिन इसी बीच अमेरिका भी, जो लगातार परमाणु समझौते पर ईरान को घेरने की कोशिश में जुटा था, उसने भी ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर बम बरसा दिया। आधी से ज्यादा दुनिया जब गहरी नींद में सो रही थी, उसी समय अमेरिकी B-2 स्टील बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। ईरान की ये तीनों परमाणु ठिकाने उसके परमाणु कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं, जिस पर अमेरिका ने सीधी स्ट्राइक की। इसमें सबसे पहले नतांज की बात करें तो नतांज ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ये एक एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, जिससे यूरेनियम 235 की सफाई होती थी। अमेरिका के बम नतांज के पास ही फोर्डो परमाणु केंद्र पर भी गिरे, जो ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्लांट बताया जाता है। नतांज के बाद फोर्डो ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है, जो एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। इसका कंट्रोल AEOI यानी ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है। इसे 2006 में गुप्त रूप से बनाया गया था और 2012 में इसे चालू किया गया था। इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। फोर्डो को विशेष रूप से हवाई हमलों और बंकर बस्टर्स का सामना करने के हिसाब से डिजाइन किया गया था, लेकिन वहां से अमेरिकी हमले के बाद धुआं निकलता दिखाई दिया। अमेरिका ने फोर्डो और नतांज के साथ जिस तीसरे परमाणु ठिकाने पर बम बरसाए, वो जगह है इस्फहान। इस्फहान एक परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है। एक तरह से ये यूरेनियम कंजर्वन फैसिलिटी है, जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस भी है, जहां पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली कई फैक्ट्रियां भी हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले से पहले ही ईरान ने फोर्डो से 19-20 जून को वहां से अपने यूरेनियम को हटा लिया था।
इसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थीं, जिसमें फोर्डो केंद्र से कई कार्गो ट्रक एक साथ निकलते दिखे थे, जिसके बाद ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि क्या ईरान समय रहते सभी महत्वपूर्ण स्थानों को खाली करने में सफल रहा। इस बीच ईरानी परमाणु सुरक्षा केंद्र की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी हमला परमाणु सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। हमलों के बाद न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में कोई रेडिएशन नहीं है। नतांज, फोर्डो, इस्फहान के निवासियों पर खतरा नहीं है। ईरान पर आरोप है कि वो इन तीनों केंद्रों से गुपचुप तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहा था, जिसकी वजह से इजराइल के बाद अमेरिका ने भी इन ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद से दुनिया के कई देशों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला किया तो इससे नाराज ईरान ने भी इजराइल पर जबरदस्त वार किया। अपनी घातक मिसाइलों से ईरान ने इजराइल में बर्बादी का बारूद बरसा दिया। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में हाहाकार मच गया। हमले के वक्त जी न्यूज की टीम इजराइल के तेल अवीव में मौजूद है। देखिए वॉर जोन से जी न्यूज संवाददाता ब्रजेश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान का पलटवार, इजराइल में हाहाकार, इजराइल पर ईरान की मिसाइलों की बौछार, जी न्यूज पर तबाही की लाइव गवाही। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। तेल अवीव में जहां हुआ अटैक, वहां पहुंचा जी न्यूज। सायरन बजेगा और सायरन बजने के बाद जो यहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। इजराइल के साथ अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर उसे पूरी तरह से घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी ईरान ने हार नहीं मानी। ईरान ने इन हमलों के बीच एक बार फिर जोरदार पलटवार किया। ईरान ने इस जवाबी हमले में इजराइल पर ताबड़तोड़ बम बरसाए, पूरी ताकत से हमला किया, जैसे इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में हाहाकार मच गया। तेल अवीव में जहां ईरानी मिसाइलों ने हमले से तबाही मचा दी, वहीं जी न्यूज की टीम भी पहुंची, जहां रिहायशी इमारतों के साथ शॉपिंग मॉल और कई दुकानें बर्बाद हो गई थी। तेल अवीव को टारगेट किया गया और टारगेट रेसिडेंशियल इलाके के उस एंगल में, उस जगह की तस्वीरें मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो टारगेट पे था, जो सेंटर ऑफ टारगेट था। अगर आप इस रेसिडेंशियल इलाके की इस बिल्डिंग को देखें तो यहीं बीचों बीच वो बॉम्ब आकर गिरा, जिसके पास आसपास जितनी भी इमारतें थीं सबको नुकसान पहुंचा। यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखें तो अब यहाँ पर रेस्क्यू के तौर पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू यानी जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। अब फोर्सेज आपको हर जगह यहाँ दिखाई देंगी। बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, बिल्डिंग के जो हिस्से हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बहुत ईरान की मिसाइलें जब इजराइल पर गिरी तो वहां कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाकों में मौजूद इन इमारतों के आसपास की बिल्डिंग भी इसकी जद में आ गई, जिससे उनके दरवाजे और खिड़कियां भी टूट गई। सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। टारगेट के बाद अगर आप देखें तो ये सामने पूरी तरह से जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं वो टूटा हुआ है। दूसरी तरफ जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनके कांच टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुका है सब कुछ यहाँ पर। और ये तस्वीरें लगातार जो जिनकी हम बात कर रहे थे, आज सुबह जो हमने मिसाइल्स देखी थी, जो रॉकेट्स देखे थे, जो इस इलाके में अमान अबीब के इलाके में देखे गए थे, वो यहाँ आकर गिरे और गिरने के बाद नुकसान पहुँचाया गया। अमेरिकी हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया, वहाँ भारी तबाही मची, जिसके बाद बिल्डिंगों को मलबे से हटाया गया। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान के ताजा मिसाइल हमले में 86 लोग घायल हुए हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इमारतों के अंदर भी बर्बादी की तस्वीर दिखी। ईरान ने इजराइल पर पहली बार खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ईरान की ये मिसाइल 1400 से 2000 किलोमीटर तक मार करने की काबिलियत रखती है। ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। यही वजह रही कि जैसे ही तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आईं, तो वहां तेज आवाज में सायरन बज उठे, जिसके बाद लोग भागकर शेल्टर में चले गए। सायरन बजने के बाद जो यहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं,
वो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर चूंकि जो SOPs है वो देखेंगे आप, तो SOPs के बाद जैसे जैसे यहाँ पर सायरन बज रहा है, लोग भागकर यहाँ से निकल रहे हैं। और ये जो शेल्टर यहाँ पर बंकर है, वो अगर आप देखें तो इसी के अंदर यहाँ पर बंकर, और बंकर में लोगों को रखने के लिए, लोगों को सेफ पैसेज देने के लिए यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। मैं भी अंदर चलूँगा। लॉबी अगर आप ये देखें तो ये लॉबी है, और लॉबी से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो नीचे बेसमेंट की तरफ अंदर जा रहे हैं ताकि बचाव किया जा सके। ईरान के जोरदार हमले के बाद जब इजराइल के लोगों से जी न्यूज ने बात की तो कुछ लोग इससे बेखौफ दिखे, तो कुछ लोगों में धमाके का डर दिखाई दिया। Very scary. बहुत ही डरावना मंजर था उस वक्त सुबह 6 बजे के आसपास जब धमाका हुआ। लोग घरों के अंदर थे, इन फ्लैट्स के अंदर थे, और जैसे ही धमाका हुआ लोग बाहर निकले, क्योंकि सायरन भी लगातार बज रहे थे, और सायरन बजने के बाद लोग घरों से बाहर निकले। You see, I'm happy. I'm drinking water. I have coffee. I have breakfast. Why panic? For what? Any panic situation in Israeli we're okay. Something different about the Israelis is that we always have fun in this. Having fun in this? No. Everything is normal now? No. Not normal. No. Now today is the first time ever that I'm actually nervous. Feel. अमेरिका की जंग में एंट्री के बाद ईरान के इस जवाबी हमले से साफ है कि युद्ध और भीषण होने वाला है, जिसकी और भी भयानक तस्वीरें सामने आई, क्योंकि ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि जो हुआ वो आपराधिक और बेहद खतरनाक था, जिसका असर हमेशा के लिए रहेगा। जी मीडिया के लिए तेल अवीव से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। तो इजराइल पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, और पहली बार ईरान ने खैबर मिसाइल से अटैक किया है। खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, और इस बात की जानकारी खुद ईरान की सरकारी मीडिया ने ही दी है। खैबर मिसाइल की ताकत की अगर बात की जाए तो खैबर मिसाइल आज के समय की सबसे एडवांस मिसाइल है। यह मीडियम रेंज की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की है। यह मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। यह मिसाइल कई अलग अलग दिशाओं में विस्फोटक गिरा भी सकती है। फायर होने के बाद यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी दिशा भी तब्दील कर सकती है, दिशा भी चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खैबर का दूसरा नाम खुर्रम शहर भी है, जो एक ईरानी शहर के नाम पर रखा गया है। तो जिस खैबर मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर आज अटैक किया, उसकी डिटेल आपको हमने बताई है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जितने भी अमेरिका विरोधी देश हैं, अब वो खुलकर ईरान के साथ आ गए। कुछ देश इस टकराव में अमेरिका को सबक सिखाने के साथ ही दुनिया में उसका वर्चस्व कम करने का मौका भी इसमें देख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान पुतिन से मिलने वाला है, जो ईरान में न्यूक्लियर प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं। तो क्या अब अपने एसेट्स बचाने के लिए रूस ईरान के साथ जंग में उतरने वाला है? यूनाइटेड नेशंस को क्यों विश्व युद्ध की चिंता सता रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान पर अमेरिका का हमला, न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का इशारा, अब एटॉमिक वॉर होगा। अमेरिका ने ईरान की 3 सबसे इंपॉर्टेंट फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट में भयानक युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उसके समर्थन में रूस, चीन के साथ कई देश उतर आए हैं, जिससे पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंटती दिख रही है, जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। इजराइल के साथ युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ईरान पर अमेरिकी हमले को ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश सही ठहरा रहे हैं, ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बता रहे हैं, जबकि ईरान पर हमले की चीन और रूस ने निंदा की है। जल्द ही ईरान के लीडर्स चीन और रूस के साथ ही पाकिस्तान, सऊदी अरब, क्यूबा और चिली जैसे देश हमले की निंदा कर चुके हैं। पुतिन ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मिडिल ईस्ट में इस टकराव से वो काफी चिंतित हैं, क्योंकि इजराइल ईरान के टकराव की वजह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही है। पुतिन के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रूस ही है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, जिसके आगे बढ़ने से अमेरिका पीछे हट सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या रूस इस युद्ध में ईरान का साथ देगा, क्योंकि रूस ईरान में एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट डेवलप कर रहा है, जिस पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस खतरे और टकराव के बीच ही पुतिन ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ परमाणु सहयोग जारी रहेगा। रूस और ईरान के बीच चल रही परमाणु साझेदारी पूरी तरह सुरक्षित है।
ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम जारी है और वहां से कर्मचारियों को नहीं हटाया गया है। पुतिन ने स्पष्ट किया कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। कोई भी देश अपनी सुरक्षा के नाम पर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। Z News।